नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आप सभी का। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं। 23 महीने मतलब लगभग 2 साल जेल में रहने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के बेहद सीनियर लीडर थे, उनके कद का नेता इस वक्त समाजवादी पार्टी में इक्का दुक्का शिवपाल जी को आप मान लें तो होगा, वरना कोई नहीं है अखिलेश जी के बाद। और उनकी रिहाई हो गई है और ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में अगले 1.5 वर्षों के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके सिलसिले में आप इसको देख सकते हैं। जेल से वो बाहर आए, जेल के अंदर से ही रादर वो कार में बैठकर ही बाहर निकले हैं। उन्होंने कोई बात नहीं की मीडिया से। ये भी थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि आजम खान वो उनका परिवार और समाजवादी पार्टी तो यही कहती है कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत जुल्म हुआ है उनके साथ, उनको फर्जी केसों में फंसाया गया, ये वो आरोप लगाते रहे सरकार के ऊपर। लेकिन आज 2 साल बाद वो रिहाई के बाद कुछ बोले नहीं और चुपचाप वो गाड़ी में बैठे और चले गए। और उनको लेने के लिए जो है केवल उनके बेटे आए हुए थे। जरा नाम बताइएगा। उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला, ये उनको लेने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां इंपॉर्टेंट यह है कि समाजवादी पार्टी का कोई सीनियर लीडर उनको रिसीव करने के लिए जेल के बाहर मौजूद नहीं था। बेटे ने कहा, अदीब ने कहा कि आज के हीरो आजम साहब हैं। आजम खान की रिहाई को देखते हुए जेल के बाहर आज बहुत सख्त सुरक्षा थी। 100 पुलिस वाले बाहर तैनात किए गए थे। आजम खान की रिहाई मंगलवार सुबह 9 बजे ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई के दौरान पेच आ गया और उनकी रिहाई आज हो पाई है। आजम खान पर रामपुर कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें 6,000 रुपए के जुर्माने के आदेश हुए थे। उन्होंने जुर्माना नहीं भरा था, इसलिए उनकी रिहाई एक दिन के लिए रुक गई थी। 10 बजे कोर्ट खुलते ही उनके रिश्तेदारों ने जुर्माने की रकम जमा कर दी। वहां से ईमेल के जरिए सूचना जेल भेजी गई और इसके बाद आजम खान बाहर निकले हैं। अच्छा, ये सवाल आप सीधे अखिलेश यादव से हुआ क्योंकि आजम खान तो कुछ बोले नहीं। अखिलेश यादव से पूछा गया कि आजम खान बाहर आए हैं तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि आजम खान पर झूठे मुकदमे थे, हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, हम सारे फर्जी केस उनके ऊपर से खत्म करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जेल से बाहर आने के बाद 2 साल के बाद आजम खान की पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या होगी। समाजवादी पार्टी का कोई सीनियर नेता उनको लेने नहीं आया, इसका क्या मतलब है। आजम खान सपा छोड़ सकते हैं, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। कोई कहता है कि वो बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। ये सवाल भी हुए अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव का इस पर जिस किस्म का जवाब आना चाहिए था वैसा आया नहीं। उन्होंने कहा ये हमारे संस्थापक सदस्य हैं और संस्थापक सदस्य कहीं छोड़ करके जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता में ही सब कुछ है। सीधे ये नहीं बोला अखिलेश यादव ने कि नहीं ये सब फालतू की बातें हैं, आजम खान कैसे छोड़ करके जा सकते हैं, आजम खान हमारे सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता वो कहीं जाएंगे। ये बताता है आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों के बारे में बहुत कुछ। क्या आजम खान और अखिलेश यादव टॉकिंग टर्म्स पर भी हैं? क्या दोनों के बीच कोई बातचीत होती है? अखिलेश यादव कभी जेल में उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं गए। अखिलेश यादव का जो यादव मुस्लिम समीकरण उत्तर प्रदेश में है, आजम खान उसका एक बहुत बड़ा इंजन हुआ करते थे। आजम खान जब सरकार में जब रहे, अभी हमारी उत्तर प्रदेश की हमारी एडिटर जो है वो बता रही थी रुचि कुमार कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री और उसके बाद 2 लोगों का कद बराबर माना जाता था जब मुलायम सिंह सीएम होते थे, शिवपाल यादव और आजम खान। उस हैसियत की वो हैसियत रखते थे आजम खान। उसके बाद जेल जाने के बाद सरकार भी गई, 2 बार से बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन आजम खान के रिश्ते जिस किस्म से टूटने की खबरें आई समाजवादी पार्टी से, असल बात वो है। तो इस पर हम लोग आज बात करेंगे। पहले मैं आपको अखिलेश यादव का रिएक्शन दिखाता हूं। सीधा सवाल था, आजम खान जेल से बाहर आए हैं, उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें चल रही हैं, आपको इस पर क्या कहना है, सुनिए आप। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे हैं वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं
आदरणीय मोहम्मद आजम खान वापस लेने का काम सरकार में होगा। वो हिस्सा मैं आपको सुनवाऊंगा अभी। अखिलेश यादव ने उनके बसपा में जाने की अटकलों पर जो बोला है, लेकिन सवाल यह कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में अपनी पुरानी हैसियत दोबारा हासिल करेंगे? हर्षवर्धन जी। नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। और आज उम्मीद तो मैं ये कर रहा था कि अखिलेश यादव को खुद आजम खान को लेने जाना चाहिए था। मतलब मैं मिस कर गया हूं, कुछ ऐसी कोई तस्वीर आई हो तो नहीं, वो नहीं है, वहां नहीं गए ना, कोई भी नहीं गया, शिवपाल भी नहीं जाना चाहिए था, किसी भी स्थिति में जाना चाहिए था। जब आप ये कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उससे सहमत नहीं है, जब आप ये कह रहे हैं कि हम उनको हटा लेंगे, तो क्या आप जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं क्या? वरना तो होना ये चाहिए था। और ये तो एक अवसर भी होता है ना, आपका इतना बड़ा नेता रहा, एक समय में डिप्टी सीएम या कहें कि जिसको कहते हैं कि एडहॉक सीएम या कहें कि एग्जीक्यूटिव सीएम, जितने नाम से कहिए वो सब बुलाए जाते थे, तो उसमें आजम खान की एक बड़ी भूमिका होती थी। एक समय में लोग कहते थे कि 4 सीएम है अखिलेश के अलावा, तो उसमें एक आजम खान की भूमिका होती थी। अब अगर आजम खान के निकलने पर सारे मुकदमे खत्म होने के बाद, खत्म मतलब जमानत के तौर पर, अभी मामला चलेगा, जेल भी जा सकते हैं, वो अखिलेश यादव जो आज पार्टी में विपक्ष में है, सत्ता में नहीं विपक्ष में, अगर सत्ता में हो तो चलो फिर भी ठीक है, वो आते चले आते, वो मिलने चले आते, क्या ऐसे हाल में आजम खान अपना स्वाभिमान आत्मसम्मान गिरवी रखकर अब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय जाएंगे? मुझे कतई नहीं लगता है। मतलब जो राजनीति आजम खान करते रहे, एक तो वो राजनीति अब नहीं कर पाएंगे, अखिलेश ने वो स्पेस खत्म कर दिया है। और जब इतना लंबा उन्होंने झेल लिया तो उनको लगेगा ठीक है अब हम राजनीति करते हैं और मतलब उसके लिए विकल्प तलाशेंगे, तो हो सकता है किसी दूसरे विकल्प पर जाए जो मायावती के साथ जाने के। आपको लग रहा है कि सपा छोड़ेंगे ये? मतलब अब इसके बाद भी अगर नहीं छोड़े तो फिर वो राजनीति छोड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश ने तो उनको रास्ता दिखा दिया ना कि भैया तुम अब जाओ, अब इस रास्ते से हम तुम नहीं साथ चल। अभी तो कह रहे थे ना संस्थापक सदस्य हमारे बीजेपी से लड़ने में इनकी बड़ी अग्रणी भूमिका रही है। नहीं, देखिए संस्थापक सदस्य वाला मसला तो एकदम ही अलग हो जाता है जब शिवपाल चाचा की दुर्गति हमने देखी, और संस्थापक सदस्य का जिसने स्थापना की मुलायम सिंह यादव की हमने गति देखी, तो वो सब राजनीति में कोई बहुत मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे ना संस्थापक को। अरे देखिए, इसमें 2 एंगल हैं। एक तो आजम खान एक बड़े पोलराइजिंग फिगर रहे हैं, और आज जिस किस्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है, योगी आदित्यनाथ भगवा का साक्षात रूप वहां है मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसे में आजम खान अगर वाकई अपने पुराने स्वरूप में आए, राजनीतिक स्वरूप में, तो बीजेपी को इसका खूब भुनाने का मौका भी मिलेगा। क्या इस वजह से अखिलेश यादव ने आज उनके जेल से रिहाई को एक बड़ा इवेंट नहीं बनाया? अगर वो जाते तो बहुत बड़ी बात हो जाती, या शिवपाल ही जाते तो भी चर्चा खूब ज्यादा होती। लेकिन क्या वो इस वजह से कि ये एक पोलराइजिंग व्यक्तित्व है और हमारे जाने से और उस दिशा में राजनीति आगे बढ़ेगी, क्या ये सोच थी अखिलेश यादव ने? क्यों इसको उस हद तक जो है इनकी रिहाई को जो है बड़ा इवेंट नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल आपका अंदाज सही है कि आकलन, बल्कि अंदाज ही आकलन आपका सही है, क्योंकि आजम खान जब भाषण देने भी खड़े होते हैं तो एक कहते हैं ना फ्यूरर सा हो जाता है कि आजम खान क्या बोलेंगे। और आजम खान पे 2 भाषण तो चिपके हुए हैं, भारत माता को डाइन वाइन वाला जो मसला है, हालांकि उसे कई बार खंडन भी कर चुके हैं, लेकिन वो चिपका हुआ है, कुछ चीज़ें चिपक जाती हैं। तो भाजपा को तो सूट करता है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में रहें, खूब गर्म बोलें, खूब जो है वो जितना पोलराइजेशन वाला भाषण दे सकते हैं दें, तो उससे सब भाजपा का भी फायदा होगा। और अखिलेश इसको अवॉइड करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को, क्योंकि अब वो दौर नहीं है। अखिलेश को अपना मुस्लिम वोट के साथ साथ हिंदू वोट भी बचा के रखना है, उसमें यादव भी हैं, पिछड़े भी हैं, जो पीडीए की जो बात कर रहे हैं वो, तो अखिलेश इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए अगर अखिलेश वहाँ जाते तो निश्चित रूप से फिर बीजेपी को मौका मिलता। देखो अखिलेश के लिए तो चचा आजम हैं, फिर IT सेल तमाम तरह के कार्टून बना के भेजती, कुल मिला के पोलराइजेशन का मौका मिलता। तो ये एक कारण रहा होगा। और मेरी जहाँ तक जानकारी तो मैं नहीं कहूँगा, पर मेरा अंदाज जो है कि आजम खां भले कितना भी उनका झगड़ा हो अखिलेश से, मुलायम सिंह परिवार से, लेकिन भारतीय ये बहुजन समाज पार्टी उनकी मिजाज की पार्टी नहीं है। उनके मिजाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं है, उनकी मिजाज की पार्टी समाजवादी पार्टी है। उनके ज़्यादातर समर्थक आज भी सपा में ही हैं, उनके मानने वाले ज़्यादातर सपा में हैं। और वो ये भी जानते हैं कि मुसलमानों का स्वाभाविक रुझान जो है वो सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ है। ऐसे में अगर वो बसपा के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति कमज़ोर होगी। अब कोई अंडर हैंड कोई बातचीत चल रही हो, कहीं कोई डील हुई हो, तो अलग मैं नहीं कह सकता। सर इसकी, लेकिन सपा में वो स्पेस है उनके लिए अभी, आपको लगता है? ये तो अखिलेश जी तय करेंगे, स्पेस क्यों नहीं है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास बड़ा मुस्लिम चेहरा कौन है? एक समय मुलायम सिंह यादव
जो बहुत बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के और मुसलमानों का बड़ा विश्वास प्राप्त था, लेकिन उनको भी आजम खान की जरूरत पड़ती थी और आजम खान के बिना मुलायम सिंह यादव अपनी मुस्लिम राजनीति को आगे नहीं बढ़ाते थे। आजम खान के बल पर ही मुलायम सिंह ने दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी को चुनौती दी थी कि इमाम साहब अपना इमामत करें, हमें सियासत करने दें। तब आजम खान उनके साथ बिल्कुल चट्टान तरह खड़े थे। तो ऐसे में अखिलेश जी अगर आजम खान बसपा में चले जाएं या अपनी अलग पार्टी बना लें तो नुकसान किसका होगा? सर लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में क्या वैसी गर्माहट बाकी है ऐसा लगता है? क्योंकि बीच में खबरें आई कि जेल से वो जो है चुनावों में उम्मीदवारों को टिकट दिलाना चाहते थे, बहुत नहीं अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया। ये बातें तो आप खूब हुई थी, मुझे लगता है मुरादाबाद की सीट पर भी ऐसी चर्चा खिला दिया था रुचि वीरा को सांसद रुचि वीरा इनकी कैंडिडेट आजम खान, फिर वो लेकिन रामपुर में नहीं दिया इनके कैंडिडेट, नहीं दिया। रामपुर में मौलाना को भेजा अखिलेश ने, हेलीकॉप्टर से गए थे नॉमिनेशन करने। ये जो है मदुल्ला नदवी। हाँ, तो मतलब ये बताता है कि भाई वो बहुत ज्यादा आजम खान की डिमांड्स को मीट करने के मूड में नहीं थे। निश्चित रूप से देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को अब जो मुलायम सिंह के जो करीबी रहे या जो पुराने समाजवादी रहे, अब उनको बहुत ज़्यादा भाव देने के मूड में नहीं। और आजम खान का जो मिजाज रहा है, विनोद जी कह रहे थे कि उनका जो मिजाज था, तो मिजाज तो योगी आदित्यनाथ ने पूरा ठंडा कर दिया आजम खान का। अब 77 साल के हो गए हैं आजम खान, परिवार में बेटा जेल होकर आया, पत्नी जेल होकर आई, खुद जेल होकर आ गए, और अखिलेश यादव ने अब नई मुस्लिम लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। इकरा हसन नया चेहरा बन के उभर रही है, बर्क साहब नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। रामपुर के नए सांसद जो हैं मुसलमान, वो बर्क साहब, नदवी साहब, अब्दुल्ला नदवी, वो नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई आपने पिता के साथ संस्थापक थे, आपने की, अब आप मार्गदर्शक मंडल में रहिए, अब आप ये मत मानिए कि आपको वो सब मिलेगा जो मुलायम के समय मिलता रहा और मैंने लंबे समय तक आपको दिया था। आपका आकलन है कि नहीं? तो मुझे लग रहा है ये तय। और लेकिन एक बात भी है कि देखिए, अखिलेश यादव 22 महीने वो जेल में रहे। अखिलेश यादव अगर एक बार मिलकर आते हैं तो अगर नेता मिलने आता है तो हिम्मत बढ़ती है। डीके शिव कुमार जेल में थे तो सोनिया गांधी मिलने गई थी, डीके शिव कुमार ने बाहर आकर कहा कि सोनिया जी मिलने आई, मेरी सारी जेल की जो प्रताड़ना थी या जो था वो मेरा कमजोर हुआ और कांग्रेस के प्रति मेरी और ताकत बढ़ी है। वरुण गांधी जेल जाते तो राजनाथ सिंह मिलने वरुण गांधी से गए थे, वरुण गांधी ने बाहर आकर कहा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता मुझसे मिलने आए, ये मेरी बड़ी ताकत है। आप एक बार मिलने चले जाते ना, आप रिहाई पे नहीं गए, कोई दिक्कत। जब आप कह रहे हो कि सब झूठे मुकदमे, ठीक है, रिहाई पे नहीं जाना चाहिए था, ये बात ठीक है, लेकिन 22 महीने जब जेल में रहे, एक बार आप मिल आते। नहीं जाना चाहिए था, वैसे सोचें, क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं, रिहाई का मतलब नहीं ना, बीच में मिलाते ना। रिहाई में जाना राष्ट्रीय दल को जरूरी थोड़ी है। कौन से ऐसा बड़ा, कई पार्टियों के बड़े नेता जेल में गए, आप मुझे बता दीजिए किसके रिहाई पे कौन से पार्टी का बड़ा नेता है? कह रहा हूं, जब जेल में किसी भी पार्टी के नेता का, आपने 2-3 उदाहरण दे दिए कि जेल में जाके बड़े नेता मिलते हैं अपने नेताओं से, वो नहीं किया तो जेल के बाहर तो मिल सकते थे। ठीक है, मिल सकता था, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन एक बात देखिए, अभी 3 महीने पहले फंजुमा फतीम जो इनकी वाइफ है आजम खान की, वो जब जेल में आजम खान से मिलके आई तो उनसे पूछा आपको समाजवादी पार्टी पे भरोसा है? तो उन्होंने कहा था मुझे अल्लाह के अलावा किसी पे और पे भरोसा नहीं है। मतलब ये सीधा संदेश था कि समाजवादी पार्टी से उनको आपको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अब क्या करेंगे, अभी अब समाजवादी पार्टी छोड़कर जाएंगे। राजनीति बाकी है भी कि नहीं? मुझे नहीं लगता। देखिए जो उनको मिला, अब देखिए एक लाइन में बता दूं, समाजवादी पार्टी में उनकी पत्नी को राज्यसभा भेज दिया, बेटे को विधायक बनाया, खुद मंत्री रहे। क्या मायावती इस स्थिति में है कि आजम खान परिवार को सब दे सके? सवाल पर आजम खान तो अपने घर के अंदर अपने को जितवा नहीं पाए। विधायक अपना बेटा हार गया, वो सक्सेना विधायक जीतते हैं, सांसद अब वो अपने उम्मीदवार को नहीं दिलवा सके, तमाम कोशिश के बाद वो समाजवादी पार्टी के सांसद को चुनाव नहीं हरवा सके, तो अब आजम खान की कोई राजनीति बची नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब आजम खान को बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। जो सवाल था, ये सवाल शिवपाल यादव से भी पूछा गया। शिवपाल यादव ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, आप देखिए। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ये के सब साथ। झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। अब ये तो सरकार में उनके साथ रहे, कई बार रहे, दोनों का कद भी लगभग बराबर ही माना जाता था। अब सवाल ये कि
पर मैं आपसे पूछना ये चाहता था कि आजम खान और शिवपाल यादव के रिश्ते कैसे हैं। फिर मुझे याद आया पहले ये पूछना चाहिए कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्ते कैसे हैं। देखिए, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के राजनीतिक रिश्ते तो हम सब जान ही चुके हैं। कैसे अखिलेश शिवपाल जी को पार्टी छोड़नी पड़ी, नई पार्टी बनाई, खिलाफ चुनाव लड़े, डिम्पल को चुनाव हरवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। ये सब चीज़ें पुराने इस वक्त पार्टी में कोई कद लेकिन अभी पार्टी में जब वो दोबारा जब पार्टी में शामिल हुए तो सब कुछ कहते हैं ना कि बिल्कुल समर्पण भाव से आए और उन्होंने अखिलेश को नेता मान लिया। और उसके बाद अब व्यक्तिगत रिश्ते जहाँ तक बात है, पारिवारिक तो बहुत अच्छे हैं, सामने मिलते हैं, वो चाचा कहते हैं, पैर छूते हैं शिवपाल के, वो सब है। लेकिन राजनीतिक रिश्ते में अब अखिलेश पार्टी में हैसियत नहीं होगी खास कोई। हैसियत इतनी है कि अखिलेश से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये कर दो, अखिलेश करें ना करें, अखिलेश के ऊपर है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आजम खान को भी ऐसा ही रहना पड़ेगा अब अगर पार्टी में रहे तो? अगर पार्टी में रहे तो आजम खान को भी परिस्थितियों से समझौता करना पड़ेगा। देखिए, आजम खान के 2 बार जो है उनकी ताकत जो है देखी जा चुकी है। मुलायम सिंह जी के जमाने में 2009 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने खुल के विरोध किया था जयप्रदा का पार्टी में रहते हुए, और अमर सिंह और मुलायम सिंह ने जयप्रदा का समर्थन किया था। और नवाब जो बेगम नूरजहां हैं, नूर बानो के पक्ष में आजम खान खुल के तो नहीं आए थे, लेकिन उनकी सारी टीम लग गई थी। और आखिर में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, कांग्रेस से लड़ती है ना, वो कांग्रेस से थी, लास्ट में भी कह दिया था कि भाई अपने उससे वो वोट दो जमीर के हिसाब से, और कौन बाहरी है और कौन, जब जयप्रदा लड़ रही, जब जयप्रदा दूसरा चुनाव लड़ रही जयप्रदा, मैं तो चुनाव मैंने कवर किया था। और सारे कांग्रेसी मान के चले थे ये चुनाव नूर बानो जीत जाएंगी, लेकिन वो चुनाव जयप्रदा जीती थी। और आजम खां की जो रामपुर में अपनी हैसियत उसी दिन से कमजोर होनी शुरू हुई थी। ये एक तरह से कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, तो खुल गई थी मुट्ठी। और उसके बाद आजम खान काफ़ी समय तक समाजवादी पार्टी से बाहर रहे, मुलायम सिंह से भी तल्ख रिश्ते रहे, फिर वापस आए, दोबारा आए तो काफ़ी विनीत भाव से आए, समर्पण भाव से। ये जो झगड़ा हुआ था सारा, जब अखिलेश जी ने मंच पर मुलायम सिंह जी से काफ़ी विनय भी की थी सब पार्टी, जब उसके बाद उनके हाथ में आई, उस पूरे एपिसोड में इनका क्या रुख था? नहीं, ये तो मुलायम सिंह के साथ थे, मुलायम सिंह के साथ थे। और इनकी कोशिश ये थी, ईमानदार कोशिश ये थी कि अखिलेश और मुलायम सिंह के बीच में झगड़ा ना हो, मतलब पैचअप रहे। लेकिन जो परिवार का मामला था, अखिलेश और रामगोपाल जी एक तरफ, शिवपाल और मुलायम सिंह जी एक तरफ, तो परिवार के मसले में आजम खां कुछ नहीं कर पाए और वो बात बढ़ गई। लेकिन ये मुलायम सिंह जी के साथ थे, इसमें कोई दो ये भी याद रखें, ये भी याद होगा ना। बिल्कुल, ये मुलायम सिंह जी के साथ थे। तो ये तो चले आजम खान साहब की जेल से रिहाई की बात हुई। क्या कोई वो कहते हैं ना कि भाई सीधा सीधा ना चलो, बीच का रास्ता कुछ निकालो, तो वो बीच का रास्ता कुछ नहीं निकल सकता है, राष्ट्रीय लोकदल टाइप का? नहीं, मतलब ठीक है भाई, अब इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, एकदम क्लियर नहीं। राष्ट्रीय, अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल में वो आएंगे तो फिर राष्ट्रीय लोकदल यहाँ रहेगा जहाँ है? नहीं, उसमें क्या दिक्कत है भाई, बहुत से लोग रहे ऐसे। तो कैसी बात कर रहे थे पाटिल जी आप? कितने लोग रहे? राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में होते हुए आजम खान को ले सकता है? तो राष्ट्रीय लोकदल है ना, अब्बास अंसारी उसमें है ना, सुभाषपा नहीं, वो छोड़ दीजिए, तो खैर वो थोड़ा विवादित है, भाई मंत्री हैं, सब है। राष्ट्रीय लोकदल तो है ना एनडीए में, तो राष्ट्रीय लोकदल किसको ले गए किसको पता है? ये तो राष्ट्रीय लोकदल का फैसला है। ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल का फैसला है, मतलब मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि राजनीति में कुछ न कुछ रास्ते निकाले जाते हैं, सीधे सीधे ना सही। वैसे मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन मायावती है, क्योंकि भाई अभी मायावती नए सिरे से तैयारी कर रही, वहां भी लेकिन नया नेतृत्व है। मायावती का देखिए, मुझे ऐसा लगता है सर, मायावती वाला पता लग जाएगा 9 अक्टूबर को उनकी जो रैली है लखनऊ में जी, उस दिन अगर हो सकता है आजम खान अगर ज्वाइन नहीं करना होगा तब ज्वाइन कर ले। मैं तो ये कह रहा हूं, आजम खान साहब आज नहीं बोले, जल्द बोलेंगे। कब तक नहीं वो अपनी बात रखेंगे? अगर उन पर जुल्म हुआ है, वो ये कहते हैं, तो वो फिर वो जुल्म की कहानी तो बताएंगे ना, फिर उसमें सारी बातें होंगी। तो अभी रामपुर पहुंचने दीजिए, अभी सीतापुर से रामपुर पहुंचने में लगते होंगे कुछ 4-6 घंटे, जितना नहीं 4 घंटे नहीं, सीतापुर से रामपुर 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटा जो भी लगेगा। तो रामपुर पहुंचने दीजिए, थोड़ा घर में जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, उसके बाद फिर मीडिया बाइट, वो क्या कहते हैं, माइक सामने आएगा तो आजम साहब बोलेंगे। अब जरा मैं दूसरी खबर की आपको बात हूं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने एक फैसला किया है कि यूपी में लीगल डॉक्यूमेंट्स में, पुलिस रिकॉर्ड्स में, एफआईआर में किसी की जाति अब मेंशन नहीं की जाएगी। और साथ में एक और बड़ा फैसला कि अब प्रदेश के अंदर जाति के आधार पर होने वाली रैलियां वो भी नहीं हो पाएंगी। जाति को लेकर पंचायत, जातियों के महासम्मेलन, ये सब करना गैर कानूनी मान लिया गया है आपसे उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी में अगर किसी ने अपनी गाड़ी पर जाति का स्टिकर भी लगाया तो उसका चालान होगा। जो लोग सोशल मीडिया में जाति के महिमा मंडन और दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट करते हैं, उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और इसके लिए यूपी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सभी जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए हैं। ये हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को एक फैसला दिया था, जिसमें यूपी सरकार को पुलिस डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस
वर्चस्व में बदलाव करने का आदेश दिया गया था, वहां से फिर ये बात आई। लेकिन अब चूंकि इसमें रैलियों की, सम्मेलनों की बात हो गई कि जाति आधारित रैलियां सम्मेलन नहीं होंगी, तो इस पर अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया। पहले तो सर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, तो अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने इस पर जाहिर है घेरा उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को, कहा 5000 साल से मन में जातिगत भेदभाव बसा हुआ है, वो कैसे दूर होगा। उन्होंने पूछा कि वस्त्र वेशभूषा से, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जातिगत भेदभाव जो प्रदर्शन होता है उसको कैसे मिटाया जाएगा। सुनिए, किसी से मिलने से पहले जाति पूछने की मानसिकता को खत्म कैसे किया जाएगा, किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत कैसे किया जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो पूरा घर धुलवाया था उन्होंने गंगा जल से, ऐसा कहा जाता है सीएम हाउस। तो ये आरोप उन्होंने लगाए। फिर अभी आज अब जब आजम खान के बहाने उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बार फिर इस पर बोला भी, सुनते हैं। जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है, तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं उनको दूर कैसे करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल, भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, कोई हमें जाति का। तो ये अखिलेश जी ने जो कहा भाई हमारा पहला भावनात्मक रिश्ता जाति से होता है, ये कैसे खत्म होगा। अच्छा, ये सवाल वो पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, जातियों के सम्मेलन बंद हो जाएंगे, ब्राह्मण सम्मेलन, जाट सम्मेलन, राजपूत सम्मेलन, निषाद, अब संजय निषाद जी रैली करेंगे तो उसमें कौन आएगा, वहां निषाद नाम के पोस्टर नहीं लगेंगे। सुभाष राजभर जी जब करेंगे तो वहां राजभर नाम नहीं लिया जाएगा। देखिए, बड़ा कठिन है ये चक्री जो घूम रही है ना। तो हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, लेकिन वो बीच में कहाँ फंस कर टूट के खत्म हो जाएगी इसका अनुमान लगा पाना। लेकिन आप अखिलेश जी इतना बढ़िया बोलते हैं, आपने उस वहाँ से उठाया होता। उन्होंने कहा कि पहला भावनात्मक रिश्ता हमारा जाति से होता है। उनका पहला भावनात्मक रिश्ता जाति के बाहर हुआ, डिम्पल जी राजपूत है। ये मतलब समझना चाहिए थोड़ा सा। अखिलेश जी तंज अच्छा करते हैं, लेकिन काश कोई वहाँ पूछता कि आप तो राजपूत जाति की लड़की से आपने शादी की, विवाह किया, उसके बावजूद आप राजपूतों पर दिन रात टिप्पणी करते रहते हैं, जाति टिप्पणी करते हैं, वो राजपूत है, सब एक जाति के हो गए हैं, ऐसे करते हैं ना। कौन सा तरीका? नहीं, वो राजपूतों पर टिप्पणी मानी जाएगी, या अगर किसी एक जाति का वर्चस्व कहीं दिख रहा है तो उस पर टिप्पणी मानी नहीं। अब ऐसे तो क्या कोई यादव पर टिप्पणी करता, अखिलेश यादव की वजह से तो यादव पर टिप्पणी होती है, लेकिन मानी ही जाती है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना भाई, टिप्पणी तो ऐसे ही होती है। लेकिन सवाल यह है कि इस जो उच्च न्यायालय का निर्णय आया, इसको देखा कैसे जाना चाहिए था। क्या राजनीतिक दल इसके लिए तैयार है? नहीं तैयार है। जातीय रैलियों को पीडीए रैलियां कह दिया जाएगा, जातीय रैलियों को किसी और के नाम पर कर दिया जाएगा। आप रोक कहां पाएंगे? किसान रैली कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। नहीं, मैं तो मानता हूं अगर ये कानून है तो पीडीए आना चाहिए इसके अंदर। पिछड़े क्यों नहीं आएगा? जब आप पिछड़ा दलित कह रहे हैं तो फिर आप बात कर रहे हैं, जाति नहीं है, कोई बात है। आप यहां से पकड़िए, वहां से पकड़िए। जैसे कहते हैं ट्विकिंग जो कहते हैं, जाति अगर आप कुर्मी आप कहेंगे, काची कहेंगे, कुम्हार कहेंगे तो जाति आ जाती है। पिछड़ा फिर वो वर्ग हो जाता है। बात तो एक ही है सर। भाई अब बीजेपी कहती नहीं कि हम देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तो जाति पे थोड़ी कहती है, वर्ग पे कहती है। सही सवाल है, इंप्लीमेंट कैसे होगा ये कानून? अब अनुप्रिया पटेल करेगी चुनाव प्रचार के समय। क्या अनुप्रिया पटेल तो मंत्री है इनके केंद्र में, उनके पति साहब तो वैसे ही कह चुके थे कि सीने पे गोली मारो, पीठ पे क्यों गोली मारना। वो तो करेंगे जाति का सम्मेलन, तो योगी जी क्या रुकवा लेंगे अनुप्रिया पटेल का सम्मेलन? निषाद साहब करेंगे, निषाद साहब तो है ही, अभी दिल्ली में उन्होंने मीटिंग कर ली, अब सम्मेलन यूपी में करने वाले। सर, एक बात अंडरलाइन करने वाली है, हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा नहीं था, ये रैलियों वाली बात नहीं थी, ये सरकार ने डाली है। मुझे लगता है पुलिस की रिकॉर्ड की सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। योगी आदित्यनाथ ने जो डिसीजन लिया उसकी मंशा बहुत अच्छी है कि भाई जातिगत भेद है, जो जातिगत तनाव उत्पन्न होता है वो ना हो, एक दूसरी जातियों के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो ना हो, और इससे रोक लगेगी। क्योंकि मंच से नेता जाति के नाम पर क्या बोल देते हैं, उनके अनुयायी क्या बोल देते हैं। तो मुझे लग रहा है कोशिश अच्छी है, लेकिन उसको
उसको इम्प्लीमेंट आप कैसे करोगे? उत्तर प्रदेश हुआ, इतना राजनीतिक रूप से बटा हुआ, इतना जातिक रूप से बटा हुआ समाज है, उसमें आप कैसे किसी को रोकोगे और कैसे आरोप सिद्ध कर पाओगे कि जाति के आधार पर इन्होंने सम्मेलन किया? वो नाम कोई और देंगे, उससे जाति के आधार पर बात करेंगे। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी सांसद हैं और नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स पर इनकी एक पकड़ है, मतलब उस पर काफी इन्होंने काम किया है, एक स्कॉलर हैं। इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, इसका मतलब ढूंढा जा रहा है क्या है। मनीष तिवारी ने कहा कि दुनिया भर में जो आंदोलन हो रहे हैं, जेनजी के आंदोलन, वो क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई 2023 में श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को जाना पड़ा हो, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी हो, सितंबर 2025 में नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी, और अब फिलीपींस में यही हो रहा है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अपनी छाप छोड़ रहा है। मनीष तिवारी ने आगे लिखा कि ये जनरेशन एक्स, वाई, जी, इन सबको अब एंटाइटलमेंट स्वीकार्य नहीं है। एंटाइटलमेंट का बहुत अच्छा शब्द जो है हमारे मेहमान आपको दे देंगे। एंटाइटलमेंट का मतलब ये भावना कि भाई मुझे, ये तो मेरा हक है, मतलब अधिकार है मेरा, अधिकार है मेरा, सत्ता पे रहना मेरा अधिकार है, राज करना मेरा अधिकार है। जो व्यक्ति इस मानसिकता के साथ शासन करता है, यह आज की जनरेशन उसको इतना आपको विस्तार न देना पड़ता। आप सिर्फ वो हमारे जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, श्रीमान प्रमोद तिवारी जी की बाइट चला देते कह रहे न्यायाधीश को ये भी नहीं समझ में आया कि गांधी परिवार का वारिस। देखिए तो आगे लिखा क्या, एंटाइटलमेंट इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल टू जनरेशन एक्स, वाई, जी। फिर उन्होंने लिखा कि मेरा एक, आप ये लिंक दिया है कि इस पर मेरी बातचीत पढ़िए, मैं उसका केवल उस जो उन्होंने लिंक पोस्ट किया दिया है कि ये मेरी बातचीत सुनिएगा, उसका शीर्षक पढ़ रहा हूं। उसका शीर्षक है द सोशल मीडिया ट्रेंड्स दैट टॉपल्ड और आर चैलेंजिंग डायनेस्ट्स। डायनेस्ट्स को जो रही है उस पर मेरा व्याख्यान सुनिए। और फिर ऊपर वो कह रहे हैं कि ये एंटाइटलमेंट डायनेस्ट का स्वीकार नहीं है आप किसी को। तो बीजेपी ने इसको उठाया जाहिर तौर पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने कहा कि ये सीनियर लीडर हैं और ये उस G23 जो बागी गुट था सीनियर नेताओं का कांग्रेस का, उसके हिस्सा हैं। एंड ही इज टेकिंग एम एट राहुल गांधी, द अल्टीमेट नेपो किड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नेपोटिज्म के प्रतीक सबसे बड़े राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा। फॉरगेट जेन जी, इवन कांग्रेस's ओन वेटरन्स आर फेड अप विद हिज रिग्रेसिव पॉलिटिक्स, द रिवोल्ट इज नाउ फ्रॉम विद इन। बीजेपी कह रही है यह बगावत हो रही है राहुल गांधी के खिलाफ, उनके परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर से। आपको भी ऐसा लगा मनीष तिवारी का पोस्ट पढ़ के? नहीं, इसमें कोई मुझे भ्रम ही नहीं दिख रहा है। ये तो मतलब इतना साफ साफ लिखा हुआ है, ये तो सीधे सीधे है कि भाई राहुल जी आप थोड़ा सा समझ के रहिए, संभल के रहिए। और मैं एक चीज वैसे इसके आगे कहूंगा कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि किसी नेता या किसी व्यक्ति या किसी जनरेशन को समझना है, भारत देश के लोगों ने इसको समझ के रखा था। और फिर मैं कहूंगा कोई नेहरू जी को वो मतलब नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी की वजह से उनको कांग्रेस अध्यक्ष भले में, उनकी वजह से थोड़ी ना जनता को लगा कि भाई एक नेता है, इतनी लंबी हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चली है, एक व्यक्ति है जो समझदारी की बातें करते हुए दिखता है, जिसको देश दुनिया की समझ है, एक्सपोजर है, वो उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इस देश के लिए शॉकिंग था। और अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे ठीक ठीक अगर याद आ रहा है तो 67 में राज्यों में कांग्रेस की सरकारें गिरनी शुरू हो गई थी। 1967 संवित सरकारें बनी। संवित सरकार। इसका मतलब क्या हुआ कि 1947 में हम आजाद होते हैं, 52 में गणतंत्र बनते हैं, और 51-52 के चुनाव के बाद आप देखिए तो 67 मात्र 15 वर्ष में इस देश ने डायनास्ट को खत्म करना शुरू किया था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि डायनास्ट से लड़ते हुए जिन लालू जी ने अपनी बिटिया का नाम मीसा रखे, वो भी अपने सारे बच्चों को उसी तरफ लेके चले गए। शरद पवार जो एक समय में क्या ताकतवर नेता थे, वो भी उसी तरफ चले गए। यानी एक तरह से कहें कि जिन पर जनता ने भरोसा किया उन्होंने भरोसा तोड़ दिया। इस वजह से सब हुआ, वरना 15 साल में ही कांग्रेस की वंशवादी राजनीति के खिलाफ देश की जनता खड़ी हो गई। देखिए, नेपो किड इस्तेमाल शब्द किया बीजेपी ने, डायनेस्ट शब्द इस्तेमाल किया मनीष तिवारी ने। क्या ये खुली बगावत है मनीष तिवारी की राहुल गांधी के खिलाफ? पहले तो मैं एक चीज़ याद दिला दूं, अभी पिछले सत्र में मतलब उसमें हर्षवर्धन जी ने कहा था कि कांग्रेस के एक नेता ने देश के आर्मी चीफ को गुंडों की भाषा वाला कहा था। सड़क का गुंडा का तो मनीष तिवारी ही थे। नहीं, वो नहीं थे। कौन था? संदीप दीक्षित ने कहा था, लेट जनरल रावत के लिए। मनीष तिवारी नहीं। अच्छा, नहीं, मनीष तिवारी अन्ना हजारे के लिए कहा था। इनका ये तो वो फेमस हुए थे, ये मंत्री थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और कहा था अन्ना बाबूराव हजारे। क्षमा कीजिए, हाँ, अन्ना हजारे के लिए कहा था, जो उन्होंने अन्ना बाबूराव हजारे ऊपर से नाम लिया था, तो मंत्री थे। दूसरा क्या है कि मनीष तिवारी बहुत समय से
इस तरह की भाषा कर रहे हैं, लेकिन जिस डायनेस्ट की बात कर रहे हैं वो पले बढ़े तो उसी डायनेस्ट की छाया में है। उनको, उनके पिताजी प्रोफेसर थे, उनको शहीद आतंकवादियों ने मारा था, तिवारी जी को। उसके बाद NSUI में मनीष तिवारी अध्यक्ष बने, यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष बने, लगातार राजीव गांधी और सोनिया गांधी के कृपापात्र रहे, और उसके बाद जो है उसी डायनेस्ट की छाया में आज जहाँ तक वो मंत्री बने UPA सरकार से लेके सब कुछ डायनेस्ट के उसमें रहे। आज वो डायनेस्ट उनको याद आ रहा है। तो ये इस तरह का जो राजनीतिक अवसरवाद है ना, ये मुझे कुछ जमता नहीं है कि जब तक आप हलवा खा रहे हो तब तक तो डायनेस्ट ठीक है, जब आपको हलवा नहीं परिवार की सरकार में या मंत्री रहे, कई बार लगातार मंत्री रहे। नहीं, बट ये है क्या ओपन चैलेंज है? नहीं, एक मिनट पूरी बात कर लीजिए। दूसरा, अभी हर्षवर्धन ने कहा 67 में कांग्रेस के वंशवाद को, अरे भाई वंशवाद से तो राजीव गांधी बने प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी, नेहरू के बाद तो शास्त्री जी बने प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी तो नहीं बनी। इंदिरा गांधी को बनाया कामराज ने और कांग्रेसी नेताओं ने कि गूंगी गुड़िया है, ये हमारे कब्जे में रहेगी। वो गूंगी गुड़िया 67 में ही उसने भंग करके उसके बाद जो है चुनाव मध्यावधि करा करके फिर वो सबसे ताकतवर हो गई, इतनी ताकतवर हो गई कि इमरजेंसी तक लगा दी। सर तो मैं नहीं, इस पर मेरा एक काउंटर है सर कि वो तो नेहरू जी का देहांत हो गया, लेकिन मंत्री तो वो बना ही गए थे ना। मंत्री तो वही बना। अब नेहरू जी जब कांग्रेस के अपने सामने, हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब नेहरू तो नहीं बने ना। अरे सर नेहरू जी अपने होते कैसे बना देते इंदिरा जी को? राजीव गांधी बने, इंदिरा गांधी के बाद तो नेहरू जी के बाद तो इंदिरा गांधी बनती ना, शास्त्री बने ना। मैं तो कह रहा हूँ व्यवस्था तो वो कर गए थे मंत्री बना करके, अध्यक्ष बना दिया पार्टी का। सर व्यवस्था तो बहुत सारे नेता कर जाते हैं, बन पाते हैं क्या? सर समय चले जाएगा ना हो तो बन पाते क्या? इनका कमेंट ले लीजिए। व्यवस्था तो शास्त्री जी के क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी? तो जो है अजीत सिंह भी बने, चरण सिंह जी सर। मैं अब आपके मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ जानकारी के सामने कहीं नहीं टिक पाऊंगा, क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। समझ गया। राजीव गांधी जरूर जिस वक्त इंदिरा गांधी बनी वो इसलिए बनाया। क्या ये मनीष तिवारी भी कोई ठिकाना ढूंढ रहे हैं और क्या ये सीधा अफरंट है राहुल गांधी को? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मनीष तिवारी ने संदेश दे दिया है राहुल गांधी को कि भाई जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हो, जिस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है वो कांग्रेस के लिए हित में नहीं है और मैं इसके पक्ष में नहीं है। और देखिए मनीष तिवारी तो जब वो 23 कांग्रेस के नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी जिसमें गुलाम नबी आज़ाद थे, जिसमें मनीष तिवारी थे, अमरिंदर सिंह थे, तमाम लोगों ने चिट्ठी लिख के सोनिया गांधी से कहा था कि भाई पार्टी के अंदर आप लोकतंत्र लेकर आइए, चुनाव करवाइए। कोई इस्तीफा दे देता राहुल गांधी तो सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष लंबे समय तक बनी रहती है, पार्टी के अंदर अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है। उसके बाद सोनिया गांधी ने फिर चुनाव करवाया। तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र आए नेतृत्व के अंदर, और इन्हें लग रहा हो कि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर जा रहे हैं, बिना पूछे अपने एजेंडा तय करते हैं। कांग्रेस का एक वर्ग है जो राहुल कांग्रेस की जो बात होती है अक्सर कि जो पुराने कांग्रेसी हुडा साहब हुए, अशोक गहलोत हुए या दूसरे तमाम लीडर है वो एक तरफ चले गए हैं। राहुल जो चाहते हैं उस हिसाब से कांग्रेस को आगे लेकर जा रहे हैं। खड़गे साहब बेचारे अध्यक्ष है तो चुपचाप सुन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, सिर्फ मनीष तिवारी नहीं है। मनीष तिवारी के ट्वीट पर कई लोगों की सहमति के सुर होंगे। एक मैं अपनी बात में करेक्शन करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि डायनेस्ट शब्द केवल मनीष तिवारी ने इस्तेमाल किया अपनी पोस्ट में और नेपो किड्स अमित मालवीय ने लिखा नहीं। नेपो किड्स #नेपो किड्स भी मनीष तिवारी की पोस्ट में, तो मनीष तिवारी के पोस्ट में डायनेस्ट शब्द भी है और नेपो किड्स भी है। नहीं तो फिर नेपो किड कौन है? आप जब उसको स्पष्ट कर रहे हैं तो एक स्पष्टता और देश के लोगों के सामने होनी चाहिए। आज की जो कांग्रेस है, कांग्रेस आई है। कांग्रेस आई इंदिरा बेवजह लोग कहते हैं कि लालू जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुलायम जी कांग्रेस आई अब थोड़ी कहलाती है, अब तो आईएनसी कहलाती है ना। नहीं, लेकिन है तो वही ना, ये कांग्रेस आई ही है। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप देखिएगा इसको आगे क्योंकि खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है और दुनिया में क्या हो रहा है। एक कोशिश कर रहा हूं कि 20 मिनट में आपको एक कैप्सूल में आपको मैं बता दूं। पहले बताता हूं आपको राजनाथ सिंह जी क्या बोले। देश के रक्षा मंत्री मोरक्को में थे कल और वहां उन्होंने भारत पर अगर फिर कभी पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हिमाकत हुई तो फिर उसे पहले से ज्यादा बड़ा सबक सिखाया जाएगा। इस पर काफी डिटेल में उन्होंने बात की। राजनाथ सिंह अफ्रीकन देश मोरक्को के दौरे पर हैं और मोरक्को की राजधानी रबात में राजनाथ सिंह ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भी होगा, ये अक्सर लोग पूछते हैं। तो यहां तो रक्षा मंत्री से ही पूछ लिया सीधे। तो उन्होंने कहा कि अब ये पार्ट 2 होगा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 होगा, ये तो निर्भर करता है पाकिस्तान पर। सीधी सीधी बात, अगर पाकिस्तान ने भारत पर फिर हमला किया तो पार्ट 2 भी होगा और पार्ट 3 भी हो सकता है। फिर पाकिस्तान के आतंकी खुद ही अपनी बर्बादी की दास्तान पूरी दुनिया को रो रो कर सुनाएंगे, ये भी उन्होंने बताया। पाकिस्तान का आतंकवादी कह रहा था ना, अभी आपने जिक्र किया था वो
कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर का परिवार रेजा हो गया, तो वो कह रहे थे फिर ये खुद रो के आपको बताएंगे, लेकिन ये निर्भर करता है पाकिस्तान के रवैये के ऊपर। तो देश के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 ही हुआ है, ऑपरेशन जारी है, अगर कोई हरकत हुमाकत हुई तो फिर इससे भी भीषण जवाब मिलेगा। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है क्या, कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाए। बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही एक बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे उनके परिवार के जो चिथड़े हो गए, उसने कहा, हम नहीं कह रहे, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के भारत वालों के चिथड़े कर दिए और उनकी दुर्गत हुई, सरगना थे, उनकी हालत हो। अब कितने लोग मरे या नहीं बताऊंगा आप लोगों को, न तो आप लोग उछलने लगेंगे, ये आप लोगों को नहीं बताऊंगा। करिश्मा हुआ। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किसी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं, फिर आगे होगी तो होगी। फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए राजनाथ जी ने बहुत गंभीर बातें लेकिन बड़े मुस्कुराते चेहरे के साथ कह दी हैं। पढ़ने वाला वहाँ पढ़ रहा होगा, सारी बॉडी लैंग्वेज उनकी और उनके एक एक शब्द को तोला जा रहा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि भारत के नेता पाकिस्तान जैसे हल्के नेता नहीं है। ये बात जो सरकार में बैठे लोग बात करते हैं तो उनकी बात में कोई गंभीरता होती है। उन्होंने क्या कहा सर, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त चुन सकते हो, पड़ोसी नहीं। हम भी इस बात को मानते हैं और इसीलिए हम अब पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि सीधा हो जाए, लेकिन फिर 2-3 बार क्लियर कर दिया कि उसी के व्यवहार पर निर्भर करता है हमारा रवैया क्या होगा। निश्चित रूप से हम तो रिस्पॉन्ड करते हैं। भारत की तो नीति शुरू से रही, आज से नहीं, आदिकाल से, कि हमने कभी किसी दूसरे टेरिटरी में हमला किया ही नहीं। उनकी एक इंच जमीन भी दूसरों को नहीं चाहिए। पाकिस्तान तो हमारा ही हिस्सा था, अब अलग हो गया, अलग बात है। तब भी 1947 में भी पाकिस्तान ने ही हमला किया था। उसके बाद 65 में उन्होंने हमला किया, 71 में भी हमला किया, कारगिल पे भी उन्होंने ही किया। तो शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से होती है, उसका समापन भारत की तरफ से। अब आप पाकिस्तान के नेताओं की बातें तो छपती रहती हैं, आप भी पढ़ते रहते होंगे। क्या एटीट्यूड लग रहा है आपको जब ऑपरेशन सिंदूर को अब हो गए 4 महीने हो गए ना? 4 हाँ जी। नहीं, उनका एटीट्यूड तो दूसरे थे, वो अपना नैरेटिव बना रहे हैं। देखिए, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में उनके अगर भाषण सुने, उनके यूट्यूब पे आप उनके सुने तो लगता है वो बहुत कामयाब हो गए। अब जैसे अभी हम लोग पिछले उसमें से डिस्कस कर रहे थे कि वो 6 जहाज को लेकर के उन्होंने दावा कर दिया उन्होंने। मैं तो बात कर रहा हूँ वो हमसे कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं। नहीं, हमसे रिश्ते, वो तो अभी ताज़ा बयान किसका आया, शायद शहबाज शरीफ का आया उनके किसी कि कश्मीर पर के बिना बात नहीं करेंगे। भारत का सीधा स्टैंड है, लंदन में बोला है, भारत का स्टैंड है कि भैया आतंकवाद खत्म करो तब बाकी बातें होंगी। तो सीधी सी बात है, तो कहाँ बात हो सकती है? कश्मीर पर आप क्या बात करोगे? कश्मीर पे तो एक ही बात है जो भारत का स्टैंड है कि जो हिस्सा तुम्हारे कब्जे में वो हमें दो। मैंने तो अभी क्रिकेट के बहाने कुछ उनके वहां पर डिस्कशन सुने, तो उसमें कोई उनका एनालिस्ट या पत्रकार कह रहा था कि वो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता, तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। मतलब भारत के लिए कह रहा था कि भारत तो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। तो मतलब वो भी वहां पर माहौल बना रहा था कि मैच क्यों खेल रहे हो। तो बिल्कुल जैसे हम लोग बना रहे थे कि क्या जरूरत है मैच खेलने की। वो भी कह रहे जो भाई जब वो तुमसे बात नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं रखता, कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते न्यूनतम स्तर पर चले गए। हमारे प्रधानमंत्रियों ने ऐसा मैच खेलो जो हारना निश्चित है। नहीं, हमारे प्रधानमंत्रियों ने हर कोशिश करके देख ली। अटल जी ने करके देख ली, मनमोहन सिंह ने करके देख ली, मोदी जी ने करके देख ली कि किस तरह से भाई आप अच्छे रिश्ते बनाओ। लेकिन जब वो अच्छे रिश्ते बनाने के नाम पर हमेशा हर बार जो है एक नया हमला मिलता है।
सही बात। अच्छा, इन्होंने एक दो बातें और बता देता हूं। फिर उन्होंने कहा कि वो आए थे तो उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था, हमने उनका कर्म देखकर मारा, धर्म देखकर नहीं मारा। फिर इन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें कही। एक तो पीओके के बारे में सवाल हुआ, तो ये पहले भी कह चुके हैं वो कि पीओके खुद आएगा और पीओके खुद कहेगा कि मैं हिंदुस्तान हूं। इसके हमारे यहाँ पर बहुत बात हुई है इस पर, पीओके पर सरकार क्या सोच रही है। एक बात जो इन्होंने कही मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इन्होंने कहा पहलगाम हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख और रक्षा सचिव से मिला, राजनाथ जी ने बताया, और मैंने उनसे ये पूछा कि अगर सरकार कोई ऑपरेशन करने का फैसला करती है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आपको जान के खुशी होगी, 1 सेकंड की देर किए बिना सबका जवाब था, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये तैयारी उन्होंने फिर ऑब्वियसली श्रेय जो है अपने काम को और सरकार को दिया कि हमारी रेडीनेस जो है वो उस लेवल की थी कि 1 सेकंड में हमारी सेना ने कहा कि आप पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा पाकिस्तान का, आप निश्चिंत रहिए। त्रिपाठी जी, देखिए, भारत की सरकार, भारत की सेना पाकिस्तान को लेकर ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के सामने अपने देश के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और इसका उदाहरण हमने अलग अलग समय पर देखा है। इधर तो हमने ये देखा कि हमारी तैयारी रहती है, लेकिन जब हमें कोई जवाब देना होता है तो हम समय तय करके इत्मीनान से बढ़िया वाला जवाब देते हैं, जिसमें पहली बार भी आपको याद होगा जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब क्या हुआ था, और जब अभी जो हुआ तब दुनिया ने देखा। अब तो खैर दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं वहां के आतंकवादी, लेकिन मूल मसला दूसरा है। और मुझे लगता है कि चोरी छिपे सही या किसी भी तरह से, हम लोग भी तो पाकिस्तानियों को देखते ही हैं। पाकिस्तानियों से जो पहले बात हो जाया करती थी तो उसमें भी लगता था कि एक बड़ा वर्ग है जो नहीं चाहता है। भाई कब तक झेलोगे इन जाहिलों को, पाकिस्तान के लोगों, कब तक झेलोगे? ये हर दूसरे चौथे युद्ध करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उसके बाद कटोरा लेकर किसी एक दिशा में निकल पड़ते हैं। अभी शहबाज शरीफ लंदन में ये भी तो बोला कि हमने 4 जंगें लड़ी हैं, अरबों रुपए हमारे खर्च हुए, इनसे हम अस्पताल बना सकते थे। यही मूल बात है। जब इमरान खान भी आए थे तो उन्होंने कहा कि आइए लड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में थे, तमिलनाडु या वहीं दक्षिण में ही थे। उन्होंने वहां से कहा कि आओ लड़ते हैं ना, लड़ाई लड़ते हैं गरीबी से, भुखमरी से, जितने तरह की मुश्किलें, और हम आपकी मदद करेंगे। कमाल की बात यह कि ये भाषण तक तो रहा, उसके बाद इमरान खान कहां है? जेल में है। और जो नरेंद्र मोदी ने कहा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालकर हम यहां पहुंच गए, और हमारी सेना सीमा पर, सीमा के भीतर सेना के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे जो आर्म्स एम्युनिशन है, हमारे जो जेट्स हैं, वो सब दुरुस्त हो गए। वो कृपा पर टिका हुआ जाहिल मुल्क रह गया। फिर से सोचिए आप लोग, ठीक है, पाकिस्तान के लोगों को अब तय करना है कि इन जाहिलों को कब तक झेलेंगे। अच्छा, हमने मदद भी की है। जब भूकंप आया तो पाकिस्तान, कश्मीर की बाढ़ में भी की थी सर, कश्मीर की बाढ़ में भी की, भूकंप में भी की, और कोविड में भी की। लेकिन ये मुल्क कैसा है समीर जी, ये खबर आपने भी देखी होगी, कल से पूरी वायरल है ये खबर, कि ऐसा देश जो कुछ भी कर सकता है, अपने ही लोगों को मार सकता है। हर बार पाकिस्तान की सेना की कोई ऐसी करतूत आती, हमारा यहां खून खौलता। सोचिए पाकिस्तान के लोग कैसे इसको झेलते होंगे। पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क में एयर स्ट्राइक कर दी, अपने ही देश के लोगों के ऊपर बम बरसा दिए। खैबर पख्तूनख्वा जो इनका केपी प्रोविंस है, ये भी खबरें आजकल आ रही हैं कि ये सारे आतंकवादी भाग करके पंजाब से और पीओके से वहां जा रहे हैं। उनको लगता है ये थोड़ा दूर है बॉर्डर से, तो भारत की सेना यहां कार्रवाई नहीं करेगी। एनीवे, ये 7 वक्त मैंने बता दिया आपको खबर। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हवाई एयरफोर्स ने हमला करके 30 लोगों को मार डाला, छोटे छोटे बच्चे। ये एक मैत्रेदारा गांव है, यहां पर ये हमला किया। कहने को ये टीटीपी पर हमला था, तालिबान के ऊपर हमला था, तालिबान पाकिस्तान। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं, और कुछ तो ऐसी तस्वीरें जो हम आपको दिखा सकते नहीं, लेकिन वो सब जगह अवेलेबल है। छोटे छोटे बच्चे मारे गए, महिलाएं मारे गई, घरों में सो रहे लोग मारे गए। रविवार और सोमवार की रात को बीच में करीब 2 बजे पाकिस्तान की वायुसेना ने, ये तिराह घाटी है, वहां पर एक गांव में 8 LS-6 बॉम्ब्स गिराए। और इसके लिए इस्तेमाल किसका किया? JF-17 चाइना के लड़ाकू विमानों का। और 5 घरों को इन्होंने निशाना बनाया, और इसमें ये 30 लोग जो हैं मारे गए हैं। हमने इस दौरान बहुत सारे इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से बात की, तो ये कॉमन बात थी। वो कहते थे कि मूल अंतर, अगर सबसे बुनियादी अंतर जानना है भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना में, वो ये कि भारत ने कभी अपने नागरिकों के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, और ये पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है। नागरिकों में नहीं, पाकिस्तान के नागरिकों में भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। नक्सलवादियों को दमन के लिए बराबर ये मांग उठती थी कि हवाई हमला किया जाए, ताकि बस्तर के घने जंगलों में जिस तरह से हेलीकॉप्टर गनशिप्स की मांग थी, बहुत शुरू से ही। लेकिन कभी भारत की किसी भी सरकार ने, कोई सरकार रही हो केंद्र में और आज तक,
सेना का इस्तेमाल नहीं किया। हमने जो आज नक्सलवाद सफाया हो रहा है तो सीआरपीएफ कर रही है या हम वहाँ लोकल स्टेट पुलिस कर रही है, हमने सेना का इस्तेमाल। वो भी हम उनसे लड़ रहे हैं जिन्होंने बंदूक उठाई भारत सरकार हाँ। के खिलाफ, उनसे लड़ रहे हैं ना, ये तो गांव वालों को मारा। देखिए अब ये बता रहा है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो किस मानसिकता का आदमी है। हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना, भारत को कहना कि भाई मर्सिडीज और बजरी से बड़ा ट्रक का टक्कर होगी, और वह अपने ही नागरिकों पर बम बरसा रहा है। भाई आपको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ अवैध काम हो रहा है, बम बन रहा है, वहाँ किसी तरीके से एंटी पाकिस्तान गतिविधि हो रही है, तो आप दूसरे तरीके इस्तेमाल कर सकते। सेना भेजते नहीं ना मैं सर। खबर पढ़ रहा था पाकिस्तान के इसमें साइट पे खबर आ रही थी कि कुछ सेना के अधिकारियों ने कहा कि भाई वहाँ पहले अलर्ट करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ से निकाल लेते हैं, वहाँ कुछ बच्चे भी है, तो टॉप नेतृत्व तैयार नहीं हुआ, उन्होंने कहा आपको बम बरसाना है वहाँ पर। वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ मर गए, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, 70 से ज़्यादा लोग तो अस्पताल में भर्ती है, 10 से 12 बच्चे लोगों के हाथ उड़ गए, जो अस्पताल में भर्ती है उनके हाथ चले। तो यहाँ पर नहीं, आप मानवाधिकार वाले जो है दुनिया भर में, यहाँ ये नहीं दिखाई देता उनको? वही पाकिस्तान के लोगों को देखना चाहिए कि किस दिशा में पाकिस्तान जा रहा है। जो राजनाथ सिंह जी ने जो कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर होगा, ये दूसरी बार होगा कि तीसरी बार होगा, तो मुझे लगा कि भारत की जो मैं तैयारी कह रहा हूं सर, जो गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन की आलोचना दुनिया भर में हो रही है कि अब भाई बिल्कुल एक्सट्रीम पर चला गया है, वो हम लोग भी ये बात कह रहे हैं, इसके लिए क्यों नहीं बोलती दुनिया? निश्चित रूप से बोलना चाहिए, और पाकिस्तान को कम से कम पाकिस्तान की आवाम को भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतारना चाहिए ना, कि अगर इस तरीके से अगर पाकिस्तान की सेना अपने लोगों को मारेगी तो अगर ये कहीं भी करेगी, इनके अपने रिवोल्ट तो अंदर से आना चाहिए पाकिस्तान पाकिस्तान ने विरोध किया है, हाँ इमरान की नहीं सर, पार्टी इनके जो अपने वो ह्यूमन राइट्स होगा, वो कमीशन वगैरह है, उसने एक सवाल किया कि सेना बताए आपने ऑपरेशन, पाकिस्तान की आम ने तो सेना से सड़कों पे पूछ उतरे। रहे हैं लोग, सरकार से जुड़े हुए लोग पूछ रहे हैं, सेना बताए कैसे हो गया ये। खैर, अब इसका जवाब देखिए वो क्या देते हैं। मैं आपकी फिलिस्तीन की बात कर रहा था तो उसका आपको एक अपडेट दे देता हूं। दुनिया भर के देश इस दबाव में हैं कि फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दे दी जाए। ये शुरुआत फ्रांस ने की थी एक्चुअली। अच्छा, फ्रांस की सरकार की पोजीशनिंग जो है वो कभी लेफ्ट हो जाती है, कभी राइट हो जाती है, वो दोनों तरफ खेलते हैं, तो उन्होंने तो कर दिया। अब वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरी तरीके से साथ हैं फिलिस्तीन के। इटली में जो सरकार है, क्या जॉर्जिया मेलोनी, उनकी जो सरकार है वो बिल्कुल राइट विंग सरकार है, कट्टर राइट विंग सरकार है, वो कट्टर राइट विंग नेता है मेलोनी। उनके ऊपर ये बड़ा दबाव पड़ा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस की मीटिंग बुलाई और फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाले देशों की संख्या 155 तक पहुंच गई, तो इसमें इटली भी हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होते हुए इटली ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी। यह इंपॉर्टेंट है आपको बताना। कल रात दरअसल फ्रांस ने एक समिट बुलाया यूएनजीए में, जनरल असेंबली में, उस जनरल असेंबली की मीटिंग से पहले, और वहां पर बहुत सारे और देश आ गए जिन्होंने मान लिया स्वतंत्र देश, अपने संप्रभु देश फिलिस्तीन को। तो वहां जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो वेस्ट बैंक में इजराइल में जिनके पास सत्ता है, उनके जो चेयरमैन हैं, उनको आना था कल के इस समिट में न्यूयॉर्क। उसको वीजा नहीं दिया अमेरिका ने। उन्होंने कहा कि ये जितने देश मान्यता दे रहे हैं, ये ट्रंप का बयान है कि जितने देश ये फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, ये रिवॉर्ड कर रहे हैं हमास को, ये हमास को पुरस्कृत करने जैसा है। अब इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के इस फैसले के खिलाफ कि भाई नहीं, हम नहीं देंगे मान्यता, रोम से लेकर मिलान तक जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। उसकी तस्वीरें जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। पूरे में हिंसक झड़प हो रही है। इसके बाद इटली के कई शहरों में बेहद तनाव इस वक्त चल रहा है। पुलिस से इन लोगों की भिड़ंत हो रही है। तो ये इस वक्त फिलिस्तीन को लेकर के माहौल दुनिया भर में बना हुआ है। इटली की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है ये फिलिस्तीन के मुद्दे पर कि फिलिस्तीन को मान्यता दीजिए। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी खड़ी हैं नेतन्याहू और ट्रंप के साथ। तो क्या ये दुनिया भर की राइट विंग सरकारें क्या दबाव में है, और क्या ये नेतन्याहू की करनी है? नहीं, ये सिर्फ इसमें राइट विंग जैसा कहना भी कोई बहुत ठीक नहीं होगा। सवाल ये है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना या नहीं देना है, ये कोई देश अपनी सोवरेन पॉलिसी के आधार पर तय करेगा, या इस तरह के दंगे, इस तरह की आगजनी, इस तरह की हिंसा के आधार पर तय करेगा। और अगर फिलिस्तीन के समर्थक सब हिंसा ही कर रहे हैं तो ये भी खतरनाक है। फिर हमने तो बहुत पहले फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है, लेकिन फिलिस्तीन की जमीन से हमास ने, और हमास के साथ जो दूसरे अगल बगल के जो देश रहे, मुस्लिम देश रहे, उन्होंने जिस तरह से आतंकवादी हमलों को समर्थन दिया है, वो तो खतरनाक है। उस पर ये बात क्यों नहीं हो रही?
और आज जो लोग जितने भी देश समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ब्रिटेन ने दे दिया, फ्रांस ने दे दिया, वो ठीक बात है। लेकिन क्या किसी भी देश को अपनी पॉलिसी तय करने का अधिकार अपने देश के नागरिक के आधार पर है, या दूसरे देश के लोग उसके समर्थक क्या कर रहे हैं उसके आधार पर? फिर तो हम कहेंगे कि रोहिंग्या आए थे हैदराबाद में, मुर्शिदाबाद में और देश के और कई हिस्सों में, उनके समर्थन में रैलियां निकल पड़ी थी। दिल्ली में तो दंगे तक हुए थे। उन दंगों में कई बार कहा जाता है कि जो घुसपैठी हैं वो शामिल हैं, बड़ी खतरनाक चीजें हैं। सवाल ये है कि क्या जो लेफ्ट विंग है, या जिसको हम बार बार कहते हैं कि इस्लाम और लेफ्ट एक साथ नहीं रहता है, क्या रेडिकल इस्लाम और लेफ्टिस्ट फोर्सेज वो नेशनलिस्ट फोर्सेज के ऊपर वायलेंस का सहारा लेकर दबाव बना रही? ये बात होनी चाहिए, और ये खतरनाक है। अगर ऐसा हो रहा है तो भारत को सतर्क और सचेत ज्यादा रहने की जरूरत है। भारत में किस बात का प्रोटेस्ट करेंगे? भारत तो खड़ा है फिलिस्तीन के साथ। नहीं, एक मसला नहीं होता है ना। ये तो अगर आप ये मेंटेलिटी से चल रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो करा देंगे, तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का समर्थन वॉशिंगटन सईदा हमीद में बोल दिया था ना अभी, असम में जाकर सईदा हमीद ने। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर की है सर, उसकी बड़ी इंप्लीकेशंस है। वैसे तो आप ऊपर ऊपर से देखिएगा तो ट्रंप खड़े हैं इजराइल के साथ। ये फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप कुछ होता है ना, फुल मेंबर बनाने का दबाव है। भाई दुनिया भर मान्यता देते अलग बात है, यूनाइटेड नेशंस में फुल मेंबर जब तक आप नहीं है तो देश नहीं है, तो आप देश नहीं है। तो उसको वीटो किया हुआ है अमेरिका ने, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल से पास होना है। वहां अमेरिका वीटो करता है कि हम नहीं मान्यता, इसको फुल मेंबर नहीं मान सकते। ये सब इजराइल के कहने पर, और इजराइल के वो नेतन्याहू ने तो कल ही कहा है कुछ भी हो जाए हम देश बनने ही नहीं देंगे अलग। खबर वॉशिंगटन पोस्ट की जो मैं आपको बताता ये थी कि जब नेतन्याहू ने कतर पर हमला किया तो मैं उसके हवाले से कह रहा हूं, खबर के हवाले से, उसमें ये था कि ट्रंप चिल्ला पड़े एंड ही यूज्ड द एफ वर्ड for that he is effing me up type for Netanyahu. yes कि मुझे बिना बताए ये क्या कर रहा है। तो वो झल्लाए हुए हैं नेतन्याहू से कि अब ये अलग एक्सट्रीम पर चला गया। और इसमें एक थ्योरी और चल रही है कि ये जो हमने भी कल चर्चा की थी ना, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो पैक्ट हुआ, उसमें उसने कहा कि हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी देंगे सऊदी अरब को। ये सब ट्रंप की अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है, और ये भी नेतन्याहू को एक इशारा है बिल्कुल कि भाई तेरे को मैं ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूं, चेक कर सकते हैं, चेक एंड मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर कवर भी दे रहा हूं। देखिए, कतर पर हमला जो है, नेतन्याहू की रणनीतिक गलती ये है कि कतर और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मतलब घनिष्ठ रिश्ते हैं, और कतर अपने आप को एक न्यूट्रल कंट्री की तरह वो मानता है। इसलिए दोहा में सारी बैठकें होती हैं, तालिबान से बात होनी है तो दोहा में होगी, हमास और इजराइल के बीच में अगर कोई समझौते की बात चल रही वो भी दोहा में होगी। तो इसलिए, लेकिन इजराइल ने उसी पे हमला कर दिया, जैसे कोई स्विट्जरलैंड पे हमला कर दे, तो उस तरह की स्थिति थी, और इसीलिए ट्रंप का झल्लाना स्वाभाविक था, क्योंकि ये हमला इजराइल ने जो किया वो अमेरिका की बिना जानकारी के किया। ईरान पे किया था, अमेरिका की जानकारी में था, इसीलिए इजराइल की मदद के लिए अमेरिका आया, B-2 बॉम्बर्स भेजे उन्होंने, वरना तो इजराइल को ईरान ने काफ़ी चोट पहुंचाई थी। अगर अमेरिका नहीं आता B-2 बॉम्बर लेके तो इजराइल को बहुत महंगा पड़ जाता वो हमला। तो इसलिए ट्रंप का झल्लाना स्वाभाविक था। ये इटली में प्रदर्शन हो रहा है, देखिए इटली का आप अगर देखिए, खाली मुसलमान नहीं है वहाँ पर, इटली के स्थानीय लोग भी हैं, वो लेफ्ट विंग के लोग होंगे, लिबरल्स होंगे, लेकिन वो लोग भी हैं। क्योंकि यूरोप में एक दबाव बन रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी, जर्मनी ने दे दी, फ्रांस ने दी, इटली, इंग्लैंड ने दे दी, यूरोपियन 186 देश हो गए शायद 193 में से। तो अब इतने देश अगर हो गए तो इसलिए इटली की जनता के अंदर एक दीजिए भाई। अब मेलोनी चूंकि राइट विंग है, कट्टरवादी हैं, उनका अपना एक वो है कि भाई, तो वो अड़ी हुई हैं। तो ये तो इटली की सरकार को तय करना है कि वो अपनी जनता के मांग के आगे क्या करती है। ठीक है। और हिंसा की जहां तक बात है, पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, बाद में पुलिस ने किया, उसके बाद तो हमेशा अराजकता होती है। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो आज से बिहार में एंटर कर गए, सीमांचल के एरिया में, वहां उनका दौरा शुरू हो गया है। कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार कल से बिहार में CWC की बैठक करेगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड कैंपेन मोड में आ गए हैं, मैदान में उतर गए हैं। प्रशांत किशोर की भी बातें होंगी, वो विरोधियों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, अब खुद पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी भी काफी मेहनत कर रहे हैं। पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अब पहली बार पटना में CWC की मीटिंग होगी। कल पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, और इससे पहले साल 1940 में, आजादी से 7 साल पहले पटना में CWC बैठी थी। उसके बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार तो रही, लेकिन CWC कभी नहीं हुई। इस बार राहुल गांधी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करा ही इसलिए रहे हैं कि
यहां से एक मैसेज जाए कि बिहार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सारे बड़े लीडर्स इसमें हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति पर बात होगी, सीट शेयरिंग को लेकर के भी मंथन होगा। लेकिन उससे पहले पटना नगर निगम ने एक एक्शन ले लिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के लिए जो होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे वो नगर निगम हटा रहा है। पटना नगर निगम का कहना है कि ये पोस्टर और होर्डिंग्स अवैध तरीके से लगाए गए हैं, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। और इस बात से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए और सड़कों पर उतर के उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तस्वीरें दिखा दीजिए। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। ये ऐसे जो पोस्टर लगे हुए थे इनको हटा रही है नगर निगम की टीम। डंडे वंडे लेके आ गए कांग्रेस के वर्कर्स। उनको लगा कि भाई हमारे नेताओं की तस्वीरें हटा रही हैं जानबूझकर, इस पर राजनीतिक साजिश वो ढूंढ रहे हैं। अब ये तो मेहमान हमारे बताएंगे कि बैनर होर्डिंग्स वगैरह को लेकर के भी नियम होते ही होंगे कुछ। निश्चित रूप से नगर निगम के परमिशन लेना पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कहाँ पर आपको लगाना है, झंडे भी ऐसे उतारे जा रहे हैं, कितने देर तक आपको लगाना है, और उसका कुछ शुल्क भी होता है। जहाँ पर अगर हो तो आपको पैसा भी इसका जमा करना पड़ता है, रूट भी तय होता है, तमाम तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को लगा हो कि भाई किसी दीवार पर टांग देंगे, पुल के पास टांग देंगे कहीं, तो कौन देखने आने वाला है। सब बड़े नेता आ रहे हैं, कल की तो बात है 24 घंटे बाद उतर जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये गलत है। अब जब इतना बड़ा कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कोई बिहार कांग्रेस का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई लोकल कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के आपके नेता आ रहे हैं और पहली बार बिहार के अंदर हो रहा है, तो ये भी बता रहा है कि बिहार को कांग्रेस कितना गंभीरता से लेती रही अपने जीवन के अंदर। इतने साल कांग्रेस को हो गए, पहली बार CWC की मीटिंग हो रही है, मतलब कभी भी बिहार कांग्रेस की प्राथमिकता में रहा नहीं, वरना कम से कम एक बार तो बैठक हो जाती वहां पर। 1985 तक गवर्नमेंट की वहां सरकार थी, 85 तक सरकार ये एक्शन कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? अबे आप यूं किसी का झंडा उतारोगे पोल पर से, नहीं, मुझे लगता है कि कार्यकर्ता तो नाराज हो गए ना। मतलब राहुल गांधी की तस्वीर हटा दी बोर्ड, मुझे लगता है कानून तो अपना काम करेगा और राजनीतिक दलों को कानून के हिसाब से चलना चाहिए। आप रैली करते हो तो आप उसकी परमिशन लेते हो, आप लाउड स्पीकर लगाते हो, जितने परमिशन है आप उस हिसाब से लगाते हो। जब सब चीजें के लिए परमिशन तय है तो आप कीजिए ना। पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, राहुल गांधी आ रही है, सोनिया गांधी आ रही है, खड़गे साहब आ रहे हैं, सारे आपके बड़े नेता आ रहे हैं एक दिन के लिए। तो आपको जब पता है कि वहां पर नीतीश कुमार की सरकार है, आपको परमिशन मिलने में तकलीफ होगी, तो आप सारे कानून के कायदे में कार्य कीजिए ना, उसमें क्या तकलीफ है। आप परमिशन लीजिए और अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए। सरकार तो परमिशन देने के लिए बैठी है। कांग्रेस तो वैसे कार्यक्रम बीजेपी शासित राज्यों में भी करती ही रही है बड़े। CWC तो गुजरात में भी होती है, गुजरात में भी, वे सब जगह होती है, लेकिन आपको परमिशन तो लेना पड़ेगी ना। यहाँ क्यों दिक्कत हो रही है ऐसी, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने राहुल गांधी का नाम याद दिला दी, तो राहुल गांधी 2-3 दिन से खामोश है, नहीं दिखे नहीं कहीं, मतलब कल दिखेंगे, जनरली पूछ रहा हूँ, कल दिखेंगे वो। वर्किंग अब पटना में उनका तस्वीर उतार दी जा रही है। नहीं देखिए, एक तो ये है कि ये मतलब कोई भी जो राजनीतिक तौर पर जानता है, ये बड़ा सीधा सा नियम है इसका। कहीं भी आपको जानकारी भी देनी होती है, आपको उसका पेमेंट भी करना होता है, और उसी के आधार पर ये सारी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये सब लगते हैं। पहले फिर भी थोड़ी बहुत रियायत हो जाती है, अब तो समय समय पर ये हटाया ही जाता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो ये कोई बहुत अलग सी चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी को लेकर जैसे ही आपने कहा कि वो दिखे नहीं, तो विनोद जी ने कहा कल दिखेंगे। तो बस ये जो दिखे नहीं और दिखेंगे बीच में राहुल गांधी कभी दिखते हैं तो उसके बाद कुछ दिन न दिखना ये तय है। सॉरी, वायनाड में दिखे थे, वायनाड गए थे। नहीं, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ वायनाड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दिखे, आप चाहते रोज दिखाई पड़े पर्दे पर, लेकिन मोदी जी पे आरोप रोज दिखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। मोदी जी पे आरोप रोज दिखते हैं, मीडिया में इतना छाए रहते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री अगर दिन में 4 कार्यक्रम कर रहा है और वो भी 3 अलग अलग राज्यों में जाकर के, तो वो तो कर रहा है अपना काम ना। अब अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि हाँ मेरे काम जो है जनता के बीच जाने के लिए जरूरी है कि मैं इवेंट्स में जाऊं, जबकि राहुल जी को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, इनको तो ज्यादा करनी चाहिए। सत्ता चाहिए, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। सर, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 1 सेकंड की भी छूटती हो टीवी पे तो बता दीजिए। नहीं, हम पटना पे बात कर रहे थे। हाँ। मुझे लगता है इस मामले में जो है गड़बड़ी क्या हुई, ये आमतौर पर राजनीतिक दल पहले क्या करते, पहले तो कार्यकर्ता ये सब काम करते थे। अब वो इवेंट मैनेजर जो है उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई इतने पोस्टर लगा देना, बैनर लगा देना, होर्डिंग लगा देना, झंडे लगा देना, ये सब लगा देना। अब पूरा एक उनको दे दिया जाता है बना करके, क्या कहते हैं, डिज़ाइन वगैरह जो है, जिसको आजकल अब जिस इवेंट कंपनी ने किया होगा उसने सोचा होगा कि टांग दो, एक दिन बाद जैसे समीर का 24 घंटे बाद उधर ही जाएगा। जिम्मेदारी उसकी थी कि उसको परमिशन लेना चाहिए था। नगर निगम की भी जिम्मेदारी है कि अगर परमिशन नहीं लिया तो उतारने से पहले नोटिस देना चाहिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को कि भाई आपने लगाए हैं, गलत है, हम इसको उतारने जा रहे हैं, या तो आप उतार लीजिए या आप उतार। सर, बिहार में CWC से क्या मैसेज जा रहा है? एक बस
बिहार में सीडब्ल्यूसी से क्या मैसेज जा रहा है? आपको एक लाइन कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी कोई नगर निगम नोटिस नहीं देता। अगर वो इस तरह से नोटिस देगा तो उसी जब उसको कार्यक्रम खत्म वसूली हो लंबी जाएगा। करनी होती है तब नोटिस देता है, उसका दस्ता चलता है और सारे उतारते हुए आगे एक टेम्पो रहता है, इससे आगे अब चले जाते इस इवेंट किसी भी दल का। अब देखिए, चूंकि सरकार नहीं है, क्या बीजेपी इस तरह करती हो न लगे हो तो उतार सकते थे? नहीं, बिल्कुल उतारते, नहीं सभी का उतारते, सभी का उतारते हैं। नहीं उतारते हैं, लेकिन उतारते नहीं। ये सत्ता अगर कांग्रेस की होती है त्रिपाठी तो जी क्या उतारते थे? ज्यादा फेयर बता रहे हैं सिस्टम को, इतना फेयर नहीं है, फेयर नहीं कह रहा हूं। इतना फेयर नहीं है सिस्टम। हर कुछ दिन पे सारे राजनीतिक दल जिनका होर्डिंग बैनर अच्छा चलिए, तो हम बिना अनुमति मेन लगे मुद्दे पे तो आ उतरेगा। जाए। सर इसमें कोई बट नहीं। नहीं बट है, सत्ता दल को जो है उसकी हर चीज अनदेखी की जाती है और विपक्ष के उतारे सर जाते एक हैं। सेकंड सर, अब जरा सीडब्ल्यूसी का महत्व बता ठीक दीजिए। काम बिहार करना पटना चाहिए में ना सीडब्ल्यूसी का मतलब मतलब ये है पटना सीडब्ल्यूसी का कि पहली बात तो आज़ादी की, जैसा कि समीर ने कहा कि भाई पहले बीच में होना चाहिए था, लेकिन पहली बार अगर हो रहा है तो ये बड़ी बात है। चूंकि बिहार में कांग्रेस रिवाइवल की पूरी कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा मेहनत कांग्रेस बिहार में कर रही है। उसको लगता है कि उसकी संभावना बिहार में है, और इसीलिए चाहे वोट अधिकार यात्रा हो, उसके पहले राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन हो, वो लगातार बिहार पर फोकस कर रहे हैं। और उसी की ये कड़ी है वर्किंग कमेटी, जहां कांग्रेस के सारे नेता जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इससे आरजेडी पर भी एक दबाव बनेगा। कल जो एनडीए पर तो जो है होना ही होना है, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव आरजेडी पर बनेगा, एक बड़ा शो करके। अपने कार्यकर्ताओं में तो थोड़ा उत्साह आएगा भी, लेकिन आरजेडी पे भी प्रेशर बनेगा। बिल्कुल प्रेशर हमको बनेगा। सीरियसली लीजिए। और अब देखिए साहब, अगली खबर बिहार के इलेक्शन से जुड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी आखिरकार इंतजार करके, चिट्ठियां लिख के, थक के, हार के बिहार पहुंच गए। उन्होंने लालू यादव को चिट्ठी लिखवाई, तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखवाई, उनके घर के बाहर ढोल बजवाए कि क्या नारे भी लगवाए कि कान खोल दरवाजा खोल, गठबंधन के दरवाजे खोल, बज रहा है ढोल, गठबंधन के दरवाजे खोल, नहीं तो खुल जाएगी MY समीकरण की पोल। ये नारे उनके प्रदेश अध्यक्ष ने लालू यादव के घर के बाहर जाकर के लगाए। आरजेडी ने कहा कि भाई हमको फोन नहीं किया, ओवैसी जी ने फोन करते तो हम जवाब देते। बेसिकली वो 6 सीट मांग रहे थे गठबंधन में आने के लिए, और अपने मिजाज से ज्यादा इस बार कोशिश की ओवैसी ने। नहीं तो तेवर उनके बहुत दिखे रहते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कई बार ये प्रयास किया कि हमको ले लो तुम गठबंधन में, नहीं लिया। तो अब ये सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। बिहार पहुंचने से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं किशनगंज पहुंचूंगा और 27 सितंबर तक सीमांचल में रहूंगा। मैं कई साथियों से मिलूंगा, कई नई दोस्तियां भी बनेंगी। अभी नई दोस्तियां कौन सी हैं आपको बता दें। ओवैसी का सीमांचल में कैंपेन महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। पिछले चुनाव में इसी इलाके में इनको 5 सीटें मिली थी। सब प्रयास तो किया ओवैसी ने खूब ऑपोजिशन यूनिटी का। देखिए, ओवैसी ने बताने की कोशिश की कि जो बार बार उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं सीमांचल में या दूसरे राज्यों में चुनाव लड़कर, उन्होंने पूरा मौका दिया महागठबंधन को कि भाई मैं आपको चिट्ठी लिख देता हूं, मेरा प्रदेश अध्यक्ष आपको चिट्ठी लिख देगा, मेरा प्रदेश अध्यक्ष ढोल नगाड़े लेके आपके कान खोलने के लिए आपके घर आ जाएगा। आप जागो नींद से कि भाई ओवैसी आपके साथ आने चाहता है। भले ही आपने मेरे पिछली बार के 4 सांसद विधायक अपने पार्टी में शामिल करा लिए, मैं बहुत ज्यादा आपसे सीट नहीं मांग रहा हूँ। सीमांचल की 24-25 सीटें आती है, मैं तो आपसे सिर्फ 6 सीटें मांग रहा हूं, जो 5 पिछली बार मेरी थी और एक जिसमें मेरा नरब था, दूसरे नंबर पर था। मुझे आप 6 सीट दे दीजिए, मुझे आप मंत्रिमंडल में मत लीजिए। उसके बाद भी अगर आरजेडी इनको भाव नहीं दे रही है तो यह तय है कि वो सीमांचल में लड़ेंगे और आरजेडी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। स्टेटमेंट है असदुद्दीन ओवैसी का, सुना देता हूं आपको। थर्ड फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, अब नहीं मालूम, उम्मीद पर दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। हमको हमारी पार्टी की फिक्र है, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित मुसलमान हैं। अब उन्होंने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है, पूरा बयान नहीं सुनता। आप किस लिए कह रहे हैं? सवाल क्या था, महागठबंधन में जाएंगे या कामयाबी मिलेगी इलेक्शन में? लेकिन उम्मीद पर है वो। नहीं, वो तीसरे मोर्चे का सवाल था। अच्छा। और उस पर उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उन्होंने कहा कि हम अपने प्रत्याशी, हमारे लोग, उनसे हम मिलेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की इस रणनीति को जरा समझना चाहिए। जब 5 विधायक जीते और 4 चले गए राष्ट्रीय जनता दल में, तो उस क्षेत्र में उनके लिए समस्या हो गई कि भाई आप लड़ाएंगे तो आपका आदमी तो उधर चला जाएगा। रणनीतिक तौर पर इस वाले मसले को, यानी उनके ऊपर ये आरोप लग रहा था, कमजोरी की बात थी, तो कह रहे थे भाई हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करें, हम चुनाव ही न लड़ें। उस पर लालू प्रसाद यादव ने ये जो कहा कि भाई आपको अगर मदद करनी है तो आप चुनाव ही मत लड़िए,
उसको वो विक्टिम कार्ड के तौर पर लेकर जा रहे हैं। इसीलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष गए, ढोल नगाड़ा बजाते हुए गए। अब मुसलमान को ये तो बुरा ही लगेगा ना कि लालू यादव इतना अपमानित कर रहे हैं ओवैसी को। चलो बात तो करते, 5 सीट 6 सीट अपनी जगह है, कुछ 1 सीट 2 सीट 4 सीट 6 सीट जहां भी आप जाके टिकते, लेकिन आपने सिरे से नकार दिया। यानी देश में एकमात्र जो मुस्लिम पार्टी है उसका अपमान लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे ने किया। फिर ओवैसी को यह भी पता है कि अगर हम मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं तो इस वक्त इसलिए भी लाभ हो सकता है, कई लोग उसी जगह जा रहे हैं। यानी कि ये जो पूरा सीमांचल का इलाका है, इस बार कई लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर भी हैं, फलाना धमाका, कई लोग। ऐसे में उनको लगता है कि हम अगर इस रणनीति पे जाएंगे तो उसका कुछ लाभ हमको मिलेगा, और इसीलिए बार बार वो थोड़ा, जिसको आप कह रहे थे कि अपने तेवर में नहीं है, वरना इतने में तो वो क्या क्या बोलने लगते हैं, मतलब इतने शांत भाव। 3 चिट्ठी लिखी भाई इन्होंने, उसके पीछे मुसलमानों को लगे कि मुसलमानों का नेता अपमानित किया जा रहा है, और फिर भी वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने। ये और बता दीजिए, पिछली बार जो ओवैसी को कामयाबी मिली वो फ्लूक था या एक आधार इनका बन गया है? नहीं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था और बहुत ताकत से चुनाव लड़ा था, तब वो सीटें मिली थी। देखिए 2020 का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव था, बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय जनता दल ने। और जिसको कहते हैं ना कि अब वहां के लोग तो कहते ही हैं, तेजस्वी कैंप के लोग कहते हैं, वो तो राहुल जी की कृपा हो गई भाजपा पे, उन्होंने रैलियां थोड़ी बढ़ा दी अपनी, तो बीच में कहना पड़ा भाई राहुल जी अब थोड़ी कम रैलियां करिए, तो इसलिए वो 7-8 सीटें हैं वो रह गई। सर इस पर हम लोग काफी बात कर चुके हैं, लेकिन आज ये है कि भाई थक हार के, मुझे तो यही लग रहा है थक हार के उन्होंने कहा चलो मैं तो कैंपेन शुरू करूं अपना, नहीं हो रहा गठबंधन में कुछ तो ना सही। नहीं, ओवैसी जी को तो चूंकि हैदराबाद के बाहर उनको जहां जहां लगता है कि उनकी पार्टी कोई आधार बन सकता है, कोई जमीन बन सकती है, वहाँ चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में भी लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश कर चुके हैं, बिहार में 2020 में उनको अच्छी सफलता मिल गई थी, 4-5 विधायक जीत गए थे। हालांकि 2015 में बड़ी कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन तब नहीं मिली थी। दिक्कत क्या है कि जो पिछली बार जो सफलता मिली उसके 2 कारण थे। एक तो जो उम्मीदवार लड़े थे वो ज़्यादातर आरजेडी के ही पुराने नेता थे, जिनको टिकट नहीं मिला उनको उन्होंने दे दिया, तो उनका अपना आधार था और वो चुनाव जीत चले गए, बाद में वापस चले गए। ये बीएसपी के साथ भी कई जगह होता है, कई राज्यों में, इस तरह राजस्थान वगैरह में, मध्य प्रदेश में, सब जगह क्यों चले जाते हैं 4-5। अब ओवैसी जी इस बार फिर लड़ेंगे, उनको सबसे बड़ा जवाब ये देना पड़ेगा। वो ये तो बोलेंगे हम तो गठबंधन में हिस्सा मांग रहे थे लेकिन हमको नहीं दिया गया, लेकिन उनसे मुसलमान ये पूछेगा, उन्हीं का अपना वोटर, कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि आपकी 4-5 सीटें जब जीतोगे आप तो वापस नहीं चले जाएंगे, तब उसका क्या असर होगा? तो इसका जवाब उनको क्या देना पड़ेगा ये, क्योंकि फिर वो कैंडिडेट ऐसे ही लाएंगे जो जिनको टिकट नहीं मिलेगा। इसीलिए जो वो तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयास में है कि अगर तीसरा मोर्चा बन जाए, गुंजाइश है इसकी अभी बिहार में, जिसमें गुंजाइश, प्रशांत किशोर क्या करते हैं उनके साथ, बनाते नहीं बनाते, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं। प्रशांत किशोर इनके साथ जाएंगे भाई, और तीसरा मोर्चा किस साथ बनाएंगे? अब देखिए बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां वो या तो महागठबंधन में है या एनडीए में है, वो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और ये सब उधर है, साहनी और लेफ्ट उधर है। सर 2 बड़ी खबरें और बता बीएसपी और चिराग पासवान, ये प्रशांत, देखिए आप ओवैसी कह रहे हैं कि अब देखते हैं, उम्मीद है क्या होता है आगे बिहार में कोई गठबंधन बनता है। क्योंकि हम अभी मुसलमानों की बात कर रहे थे या मुस्लिम वोट की बात कर रहे थे, तो मैं गाजा को लेकर के हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ वो आपके सामने रख रहा हूँ। गाजा में जो लड़ाई चल रही है, इजराइल जो कर रहा है वहाँ पर, और उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं या जो विस्थापित हो गए हैं, उनकी मदद के नाम पर यहाँ भारत में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। और केवल फ्रॉड नहीं, इसमें टेरर एंगल भी आया। करोड़ों रुपए की टेरर फंडिंग या करोड़ों रुपए जो क्राउड सोर्सिंग से मिले, उस पैसे का क्या उपयोग किया उन्होंने? एक तो वो पैसा वहां तो भेजा ही नहीं जहां भेजना था, और उस पैसे का अपने लिए इस्तेमाल किया। और यूपी एटीएस ने इसकी जांच की है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, और महाराष्ट्र के भिवंडी से इन 3 लोगों को पकड़ने के बाद उनका यह मानना है कि इन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में भी वो पैसा लगाया हो, ये मुमकिन है। इनके नाम हैं मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सुफियान। इन लोगों ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया, गाजा युद्ध पीड़ितों, महिलाओं, बच्चों की तस्वीरें और बहुत विचलित करने वाले वीडियोज उस पर पोस्ट किए। जाहिर है लोगों की भावनाओं में उभार आया, लोगों को इन्होंने भड़काया, और फिर उनके लिए गाजा के विक्टिम्स के खाना, पानी, दवा, इन सब के नाम पर उनसे पैसे मांगे। अब इसके जरिए इन्होंने 20 राज्यों से करीब 4 करोड़ रुपए की फंडिंग जमा कर ली, इन 3 लड़कों ने। इसमें भी एक मास्टरमाइंड है, 2 उसके साथी हैं। इस पैसे को गाजा की जगह ग्रीस और यूरोप के देशों में ट्रांसफर किया गया, और कुछ पैसा इन्होंने ऐसा किया कि बहुत सारे अकाउंट बनाए और उसमें पैसा डलवाया, फिर वो पैसा झट से उन अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया, और वो ओरिजिनल जिसमें पैसा आया था वो अकाउंट बंद कर दिए।
तो इस सब से फिर एटीएस को शक हुआ, फिर एटीएस इसमें इन्वॉल्व हुई। एटीएस के जाने का मतलब ही है कि ये सिंपल फ्रॉड का मामला नहीं है। तो एक तो ये हमारे देश में लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। गाजा के नाम पर किसी के मन में भावना है मदद पहुंचाने की, वहां पर लोगों की मदद करने की, अच्छी बात है, लेकिन किस जरिए से ये सोचना होगा। अमिताभ यश जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के, उनकी बात सुनिए। एटीएस उत्तर प्रदेश को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गाजा युद्ध पीड़ित बच्चों और महिलाओं की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेयजल, कपड़ा एवं दवा की पूर्ति के लिए आर्थिक मदद के लिए इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से देश भर से बहुत बड़ी धनराशि व्यक्तिगत और क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा कर रहे हैं। इस धनराशि को अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अवैध गतिविधियों में खर्च किया गया। सोशल मीडिया कैंपेन में उक्त व्यक्तियों के द्वारा अपनी ही यूपीआई आईडी और बैंक खातों का प्रयोग किया गया। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर 3 व्यक्ति मोहम्मद अयान, जैद नौटियार और अबू सुफियान के विरुद्ध थाना एटीएस उत्तर प्रदेश लखनऊ पर अभियोग पंजीकृत किया गया। देखिए सर, इसमें तो कोई शक नहीं, हमारे देश में बहुत सारे लोगों के लिए एक इमोशनल जुड़ाव का मामला है गाजा, फिर उसमें ऐसे कांड भी होते हैं। नहीं, अब कई बड़े नेता अगर गाजा के समर्थन में बयान देंगे, ट्विटर पे पोस्ट करेंगे, पार्लियामेंट में गाजा के समर्थन की अगर बैग लेकर जाएंगे, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब प्रियंका गांधी समर्थन में जाएगी। कांग्रेस से केरल के नेता गाजा के समर्थन में केरल में रैलियां निकालेंगे, लोगों के साथ बैठकें करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता गाजा के समर्थन में लोगों से अपील करेंगे, तो उसका असर होगा ना। तो फिर उस मानसिकता के जो लोग हैं फिर वो इस बहकाव में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई अगर ये पैसा मांगे जा रहा है तो इसमें बड़े लोग शामिल होंगे, बड़े लोगों की सहमति होगी, इसके अंदर प्रियंका गांधी से जोड़ दिया। नहीं, अब प्रियंका गांधी का जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बहुत चर्चा हुई थी उस बात की, जिस तरीके से वो बैग लेके गई थी गाजा का, पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई थी। केरल के कांग्रेस के नेताओं ने उसी बैग की फोटो को वहाँ की महिला कार्यकर्ताओं ने साड़ी पे छपवाया और वो एक दिन साड़ी पहनी थी वहाँ की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केरल के अंदर। अब तो केरल से सांसद है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहले रह चुके हैं, तो केरल में भी गाजा को लेकर बहुत इमोशनल सेंटिमेंट रहे। लेकिन सर दोनों बातों को अंतर देखिए, प्रियंका गांधी नेता है तो वो कुछ कर रही है तो उसका पॉलिटिकल मोटिव होगा, लेकिन गाजा की बात करना तो कोई गलत बात नहीं है। बात करना गलत नहीं है, लेकिन आप संदेश क्या देना चाहते हो ना। बात करना गलत नहीं है, लेकिन संदेश क्या देना चाहते हो। प्रियंका गांधी ने संदेश देना चाहा था, मुझे लग रहा है उसको इन लड़कों ने अपने हिसाब से लिया। जी, आपका क्या कहना है इस पर? अफ्रीका में बड़ा अत्याचार हो रहा है लोगों पर, प्रियंका जी ने चिंता की क्या कभी? हम छोड़ देते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं पर, तो अलग बात हो गई। अफ्रीका में बड़ा अत्याचार हो रहा है, दुनिया के और हिस्सों में बड़ा अत्याचार होता है, गाजा की ही चिंता क्यों होती? आपको कौन सा वोट बैंक पॉलिटिक्स साधना है? और झोले तक मसला नहीं है। सोनिया जी ने लेख भी लिख मारा था, कितने बड़े मुद्दों पर लेख में लिखती हो। सवाल यहां यह नहीं कि कौन फंस गया, सवाल यह है कि जब देश के बड़े नेता इस तरह से इस मुद्दे को भारत से जोड़कर दिखाएंगे कि भारत सरकार की ये नीति है, हमारी ये नीति होनी चाहिए, तो बहुत से लोग फंसेंगे। उनको लगता है कि अरे बड़े दुख दर्द, भाई हम तो मानवता के साथ हैं, लेकिन क्या दुनिया के हर देश के इस तरह के युद्ध में हम कर सकते हैं? भारत की सरकार स्वयं गाजा के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजती है, फिर इस तरह का तमाशा करने। आप कह रहे हैं यहाँ गाजा का पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है, इसलिए ऐसे कांड होते हैं। सर आपका कोई वजह नहीं कसम हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है ये तो जबरदस्ती जोड़ने वाली बात है। अगर प्रियंका गांधी बैग लेकर ना निकलती तो भी ये लोग करते क्या? या देश में इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं पैसे को लेके, तो सब प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेता बैग लेके निकल रहे हैं। अभी वो 72 करोड़ उससे जो साइबर ठगों ने ठग लिया, तो प्रियंका गांधी बैग लेके निकली थी क्या? अरे फ्रॉड तो, आर्थिक फ्रॉड तो कोई भी कर सकता है। ये इन लड़कों को लगा होगा मौका अच्छा है, इस पैसे कमाओ, बाहर भेजो, और अगर आतंकवादी वाला मामला साबित होता है तो और जुड़ जाओ उसमें कहाँ से कांग्रेस और कहाँ से प्रियंका गांधी। लेकिन चूंकि हमें बैशिंग करनी है हर चीज में, कहीं मोटिवेशनल फैक्टर तो प्रियंका गांधी रही होगी ना सर। अब जैसे किसी ने सर इसके पीछे मोटिवेशनल फैक्टर प्रियंका रही होगी ना। बहुत चीजों से होता है मोटिवेशन पे। आप प्रियंका गांधी को आपको घसीटना है, मैं कह रहा हूं नहीं सर। अगर प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में समय नहीं है, चर्चा नहीं होती प्रियंका गांधी की। जो किया कि नेहरू जी की गलती है H1B वीजा के लिए, क्योंकि IIM IIT क्यों बनाए, तब ये तो उस तरह की बात हो। प्रियंका गांधी के गाजा पर बोलने से या बैग ले जाने से गाजा के लोगों के लिए हमदर्दी तो पैदा हो सकती है, लेकिन उस हमदर्दी का ये कोई ऐसा इस्तेमाल कर लेगा, ये कोई थोड़ी जानता है। कौन जानता है भाई? बहुत सारे बाढ़ पीड़ितों के नाम पर होता है, भूकंप पीड़ितों के नाम पर फ्रॉड होता है, सबके नाम पर होता है। लेकिन जब कोई मुद्दा इस तरह से बनाया जाता है और वर्ग विशेष के लिए बनाया जाता है तो उसका असर पड़ता है। उनको लगता है कि हाँ इस तरह का अभियान चल रहा है। एक ब्रेक नेताओं के उससे जो है सहायता देने वाले समझदार लोग हैं वो सही चैनल। सर बहुत शुक्रिया, आज वक्त इतना ही था। विनोद जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद।